डगमग आले आपू छोड़े वे और यहाँ की कार्यकारिणी ने जिसने ये अनोखा कार्यक्रम रखा है, मुझे बुलाया, मेरा जोरदार स्वागत किया और बहन बेटियों ने भी मेरे को नाचने के लिए मजबूर किया। नचाई देते मन चले, मानते नहीं है। और जिसमें लुगड़ी वाली मिल जाती है तो मेरा भी मन दौड़ता है, इसलिए हाँ नाच लेते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है और ये परंपरा संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। मैं एक दिन प्रयागराज से जयपुर लौट रहा था तो लखनऊ की सड़क पर 3 पीली लुगड़ी वाली जा रही थी। मैंने मेरी गाड़ी रोकी, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ की हो? उन्होंने कहा तेरे को क्या मतलब? मैं कहा भाई मेरा मतलब है जब भी मैं, फिर उनमें से एक मेरे को पहचान गई, अरे बाबा, और मेरे को घर पे ले गई। हम 20-25 आदमी थे, सबको बड़े आनंद पूर्वक भोजन कराया। तो मेरे को गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी जाकर हमारे राजस्थान की पीली लुगड़ी वाली महिलाएं छाप छोड़ती हैं। वैसे तो आजकल की वेशभूषा में बहन बेटी हमारी साड़ियां भी पहनती हैं, लेकिन उससे पता नहीं लगता। लुगड़ी घाघरा, गोलमा की लुगड़ी, केरोड़ी को लहंगा, ये आकर्षक का केंद्र है। सर्वत्र हमारे इसी ढंग की वेशभूषा पहनती है गांव में महिलाएं, शहरों में भी पहने। ये बड़े ही गर्व की बात है कि अपनी संस्कृति को, अपनी जमीन को आपने भूला नहीं। अभी तक जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपकी कर्म भूमि थी, उसको आपने याद रखा है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अंदाज नहीं लगा सकता था कि अजमेर में कहां दूर दूर तक कहीं मेढ़े दिखते ही नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा संगम हमारे अध्यक्ष जी ने, अध्यक्ष जी की टोली ने और हमारे सबसे बड़े गायक कलाकार, सबसे बड़े गायक कलाकार हैं। एक बार
मेरी पार्टी ने टिकट काट दिया था। आप सभी जानते हो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, और लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस में क्यों नहीं गए, कांग्रेस में होते तो ये बन जाते, ये बन जाते, वो बन जाते। लेकिन मैं छोटी सी उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा, और जब मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था तो उस समय इमरजेंसी लगी तो संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था, इंदिरा जी का राज था। और मैं तो पढ़ता था 24 साल का, लेकिन मेरे को भी जेल में डाल दिया। और तब से आज तक मैं मेरी पार्टी के साथ लगा रहा। आप जानते हो कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की, कितने चुनाव जीते, कितने हारे, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में ये भाई बहन जो बैठे हैं उन्होंने मेरी मदद की, जिसके कारण मैं राजनीति में आज भी जिंदा हूं। और ये गायक कलाकार हमारा भाई मामीना हाईकोर्ट के रहने वाले हैं विष्णु जी, इन्होंने एक ऐसा गीत गाया था, मोड़ देखे तो वसुंधरा ले ले डाक कांच की रोड़ी को। उस समय क्या वसुंधरा जी ने मेरे को पार्टी से निकाल दिया था बिना बात। आज हम दोनों एक ही पार्टी में, फिर से टिकट भी काट दिया था। टिकट कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा चुनाव लड़ो। और मैंने कहा हम तो जिंदगी भर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, लड़े किससे, कि निर्दलीय लड़ दो। नहीं माने। हमारे उधर गांव में कहावत है, रान रंडा पर काटे रंडुआ काटन दे जावे। तो नहीं माने, चुनाव लड़ा दिया, चुनाव जीत गए, लोकसभा में भी पहुंचा दिया। राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ ऐसा जो आपने करके दिखाया। 2009 में मैं दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस, सेना और आसमान में जहाज, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं दौसा की जनता को, किसी पुलिस बल की परवाह नहीं की, किसी के भय में नहीं आए। और मेरे को सर्वाधिक, अब तक सर्वाधिक निर्दलीय सांसद 1,48,000 वोटों से जिता के भेजा। और इसकी विशेषता ये नहीं है, जीत तो रहते हैं निर्दलीय में, एक बार एमएलए भी रह गया, गोलमा भी रह गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार जो मेरे सामने लड़े थे, दोनों की जमानत जब्त करा डाली। अब दो राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? तो बहुत बड़ा एहसान मेरे पर आपका है, मेरी पार्टी का भी बहुत बड़ा एहसान है, उसको नहीं भूल सकता। इसलिए कई बार बात आती है, मोदी जी हैं, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, संविधान को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। कदाचित नहीं, कभी भी नहीं। मैं अजमेर की इस महती सभा में कह के जा रहा हूं, आप सबके बीच में, जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल के तन में प्राण है तब तक आपके आरक्षण का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सुनो, हमारा गुजर भाई आरक्षण मांग रहे थे, मैंने तो उस समय कहा था लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, पर लोग नहीं माने। आप अपन सब एक हो गए। 33 एमएलए थे, इतने एमएलए या तो अब आए, 33 एमएलए थे, और सब 33 के 33 ने यह तय किया था
कि हमारे आरक्षण पे किसी प्रकार का कुठाराघात होगा तो 33 करोड़ देवी देवता के रूप में खड़ा होकर हम विरोध करेंगे। 33 बीजेपी के, कांग्रेस के, बसपा के, एक दो निर्दलीय सबने पंचायत कर ली, एक जगह बैठ गए और मेरे को भरोसा दे दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, गो अहेड, आगे बढ़ो, किसी भी हालत में हम आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं होने देंगे। लेकिन जब नंबर आया चिट्ठी लिखने का और जब चिट्ठी दिल्ली जाने वाली थी तो आपको पता है 32 में एक आदमी 33 में संग रहा मेरे, बाकी 31 भाग गए। लेकिन जब लगा कि आरक्षण पे आंच आ रही है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने, आपको पता है, कैबिनेट के मंत्री से ठोकर मार के आपके साथ सड़क पर आने का काम किया। तो मैंने किया, अब उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। मैं 45 साल से राजनीति में हूं, बहुत चुनाव जीते, बहुत चुनाव हारे, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। एक दिन यहां भी करके गया था अजमेर में, पिछले राज्य में मैं अजमेर में आया था, आरपीएससी में घुस गया था। मैंने आरपीएससी के चेयरमैन को पकड़ लिया था, ए मिस्टर चेयरमैन, तुम्हारी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे हैं, ये चल नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैंने कहा ये पेपर लीक छोड़ दो, ये बेकार की कमाई बंद कर दो, वरना जेल के शिक्षों में मिलोगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मेरे को उठा के ले गया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, किसी एक जात की नहीं, आपकी भी नहीं भाई। परीक्षा देने वाले तो सब जाति के भाई होते हैं, सब दलों के होते हैं, सब क्षेत्र के होते हैं। उनकी लड़ाई लड़ी, रात रात ठंडी सड़क पर बरसात बरस जाने के बाद भी मैंने जयपुर की सड़क नहीं छोड़ी। और पेपर रिजेक्ट कराने के बाद, पेपर दोबारा कराने के बाद ही मैं उठा। हमारा राज बदला, राज बदलने के बाद आपने देखा, राज बदलने के बाद हमने 63 थानेदारों को जेल में डाल रखा, 63 थानेदार, और 2 आरपीएससी के मेंबरों को गिरफ्तार किया है जो चयन करने में गड़बड़ कर रहे थे, चयन करने में गड़बड़ी कर रहे थे। एक मेंबर बाबूलाल कटारा है, पता है बाबूलाल कटारा ही है, वो आदिवासी है, वो जेल में है। मैं उनसे मिल के आया था अभी 20 दिन पहले। लोगों ने कहा आप मंत्री हो, आप ना क्यों जा रहे हो, आप जा नहीं सकते। मैंने कि पूछूं तो सही, बाकी तो छूट गए, वो क्यों नहीं छूट रहा, पूछूं तो सही, वो अकेला ही अपराधी है क्या। तो मैंने जाके पूछा, बाबूलाल कटारा ने बताया ना, नहीं, मैंने तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए देके मैं मेंबर बनाऊं, और जिसने मेरे को मेंबर बनाया है उसने शिव सिंह राठौड़ जो चेयरमैन था उससे मिलके पेपर लीक कराए। मैं आज यहां के बीच में कह के जा रहा हूं, जिस शिव सिंह राठौड़ ने जो चेयरमैन था पेपर लीक कराए, मुख्यमंत्री से कहूंगा, हाथ शिव सिंह राठौड़ के हाथ में हथकड़ी डालनी चाहिए, केवल आदिवासी के हाथ में हथकड़ी डालने से काम नहीं चलेगा। मैं पूछ के आया हूं, जेल में मिल के आया हूं। अब मेरी आदत है, समरावता में घटना हुई, एक छोटे अपने नेता थे, उन्होंने चांटा मार दिया एसडीएम के, पुलिस गांव में घुस गई, तोड़ फोड़ की। अब जब गुस्सा आता है तो पुलिस चाहे जिसके ठोकती है। एक बार मैंने सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर में बड़ा आंदोलन किया था, कुछ लोग जानते होंगे, तो पुलिस ने लाठी चार्ज चालू कर दिया। दे लाठी जो आए उसके लाठी मारे, टीवी है तो टीवी में, ट्यूबलाइट तो ट्यूबलाइट में, लट्ठा है तो लट्ठ में,
कोई व्यक्ति मिल गया, तो उसमें तो एक डीजे जा रहा था, ट्रेन पकड़ने के लिए डीजे को ठोका पटक के। आरएसी ने, डीजे ने कहा मैं डीजे हूं, अरे के साले लट पड़ते जब सारे डीजे बनते, उसको निपटा दिया। तो ऐसा पुलिस कई बार कर देती है। तो ऐसी लाठियां मैंने बहुत खाई है, चोटी से लेके एड़ी तक 1 इंच जगह शरीर पर नहीं बची जहां मैंने लाठी नहीं खाई हो। काय के लिए? जवान के लिए, किसान के लिए, बहन बेटी के कहीं भी इज्जत पे हाथ डालने की किसी से कोशिश की तो डॉक्टर किरोड़ीलाल ने पुलिस को कह दिया तुम्हारी बंदूकों में जितनी गोलियां हैं चाहे मेरी छाती को छलनी कर दो, लेकिन मैं मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। इसकी लड़ाई लड़ी है, केवल मीणों की नहीं लड़ी, सब समाज की लड़ी है, गुर्जर की लड़ी है, जाट की लड़ी है, आदिवासी की लड़ी है, बैरवा एससी की लड़ी है, बेरोजगार युवकों की लड़ी है। तभी बच्चे नारे लगा रहे थे बाबा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मैं 73 साल का हो गया, कब तक संघर्ष कराओगे? लेकिन 69 साल की उम्र में जब आमागढ़ पर मुसीबत आई थी ना, हमारा वो जो राजा हुआ था उसका जो झंडा था कुछ समाज कंटकों ने उतार के फेंक दिया था। हमने गहलोत साहब से कहा था गहलोत साहब हमारा झंडा लगा लेने दो, नहीं, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। तो मैं गहलोत साहब से कहा था, मैंने कि परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसा बाज जाएगा और झंडा फहरा के आएगा। गहलोत साहब ने बिल्कुल चप्पे चप्पे पर पुलिस डाल दी। आमागढ़ फोर्ट को आप देख के आना, ऐसे विकट रास्तों में पहाड़ पर ऊपर है, जहां 13वीं सदी में हमारा मीणा समाज का कोई राजा शासक हुआ था, उसने बनाया। 13वीं सदी के शासक के गढ़ के झंडे को उखाड़ के फेंक जाए तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने तय किया ना, बयान दिया अखबारों में, मैं जाऊंगा, तुम्हारा जितनी पुलिस है उसको सबको लगा लो। 1012 जो पुलिस के सिपाही आए, एसपी, आईजी, डीआईजी, अश्रु गैस, अग्नि वर्षा, ड्रोन, सब कुछ लगा दिया। लेकिन अब रात के अंधेरे में 3 बजे पहाड़ी पे चढ़े, कांटे, बरसात, फिसलन, सांप, घोड़ा, भगेरे, बड़ी बड़ी खाई, थोड़ा भी पैर फिसल जाए तो फिर मौत के मुंह में ही जाना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, संघर्ष करने की स्थिति आप साथ दोगे, आप साथ दोगे तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, हर इच्छा। चढ़ गए 3.25 घंटे में 7.5 किलोमीटर के पहाड़ को चढ़ते उतरते हमने झंडा फहरा दिया आमागढ़ पर। मीन भगवान की। वहां आईजी, एसपी, सब पुलिस फोर्स पहुंच गई। वो कहने लगे आप कहां से आ गए? मैंने कहा आप कहां रखवाली कर रहे थे? वहीं से आया हूं। मेरे को गिरफ्तार करके ले गए, गिरफ्तार करके थाने पर रख दिया, बैठा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम हमारे राजा की, हमारे समाज की सम्मान की रक्षा के लिए अगर जेल में चले जाए, मुकदमा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बैठाओ। लेकिन पूरे राजस्थान में आप उतर आए सड़कों पर, पूरे राजस्थान में, और 2 घंटे में हाथ जोड़ के छोड़ दिया। मुकदमा भी वापस ले लिया, हम मुकदमा भी नहीं लगाना चाहते। आप तो ऐसा करो 5 दिन घर पे आराम कर लो, लोगों को जाके बहकाना मत, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हो जाती है घटनाएं। पर मैं आपको ये कह के जा रहा हूं, आपका एक एक पसीना कभी भी मेरे लायक काम पड़े तो मेरे खून का एक एक कतरा मैं आप लोगों को लिए देने के लिए तैयार नहीं हूं।
पर हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। मेरी जहां मौका लगेगा मेरी पार्टी की बात जरूर करूंगा। जो पिछले लोकसभा के चुनाव में ये बात चलाई गई थी कि अगर मोदी फिर सत्ता में आ गया तो रिजर्वेशन खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा। मोदी तो सत्ता में बैठे हैं अभी, कहीं संविधान बदला है का, कहीं रिजर्वेशन खत्म किया है का? अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आरक्षण बढ़ाया था तो मोदी जी ने भी बढ़ाया था, और विश्वास दे रहा हूं कि आगे भी आरक्षण को बढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और आपने देख लिया यूजीसी में किया ना, रे तुम बहकाने वाले हो, तुम हमको रात दिन गाली देते हो। रे आपकी तो पार्टी ऐसी है, आपको कांग्रेस में रहना चाहिए था। अरे जिस कांग्रेस में बुरे दिनों में मेरे को जेल में डाल दिया, नाखून खींच लिए, मेरे को मारा पीटा, बेहोश कर डाला, मेरा सारा शरीर जर्जर कर डाला, उस कांग्रेस में जाऊं ना? बिना राजनीति के रह सकता हूं, लेकिन जिसने मेरे घोर अपराध, घोर अपमान किया, अत्याचार किया, वहां नहीं जा सकता। तो मैं आपके बीच में जाता हूं तो कुछ वोट तो मेरे को भी देते हो। राजनीति, वोट देना आपके मन की बात है। तो समरावता में भी महासंकट में जाके मैंने वहां के लोगों को संभाला, और जो बच्चे गिरफ्तार हुए थे उनको जेल में जाके मिला। इस बात की डांट पड़ी कि मंत्री रहते हुए आपको अपराधियों से नहीं मिलना चाहिए, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे संकट की घड़ी में भी समाज के भाइयों को नीचे जाके संभाला, तो उससे बड़ा कोई डॉक्टर किरदार पाप नहीं होगा। तू चल, तू तो जा, डांट पड़ेगी तो पड़ जाएगी, कोई कार्रवाई होगी तो हो जाएगी, मंत्री पद ही तो जाएगा, और क्या होगा। इसलिए भाइयों, अपने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है, कुछ भी करो, मैं उसमें दखल डालना नहीं चाहता, लेकिन इस बात का पूरा भरोसा अजमेर में इस महती सभा में आपको दे रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, किसी भी भाई का कभी भी किसी प्रकार का काम पड़ जाए, आपस के लड़ाई झगड़े को छोड़कर, अब अगर पति पत्नी लड़के आ जाए तो मैं उसमें क्या करूंगा? भाई से भाई लड़ मरे तो उसको क्या करूंगा? लेकिन कभी भी काम बताओगे तो मैं उसमें दल देखूंगा ना, क्षेत्र देखूंगा, मैं आपकी सेवा में सदा तैयार रहूंगा। इस बात का भरोसा आपको देना चाहिए। और संघर्ष आप कहो उतना करा लो, वैसे तो कोई संकट के बादल है नहीं, एकदम आप सुरक्षित हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो। अब मैं किसान का मंत्री, कृषि मंत्री हूं, आपके चक्कर में मैं गड़बड़ नहीं करता ना, इस्तीफा तो कुछ और भी बन जाता, लेकिन पद पाना लक्ष्य नहीं है, जनता की सेवा करना लक्ष्य है। पद तो बड़े बड़े लिए फिरते हैं, उनकी कोई क्या नाम से कई बार थानेदारी नहीं सुनता। जनता की अहम सेवा करना हमारा लक्ष्य है। आजकल की राजनीति कमाऊ हो गई, कॉमर्शलाइज हो गई, लोग धंधा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मेरा भाव सेवा करने का है। मैं कृषि मंत्री बना, मेरे को लोग बात कहने लगे क्या है मंत्री, ये भी कोई मंत्री है क्या? देश में कोई जानता है राजनीति में तो राजस्थान के कृषि मंत्री कोई जानता है। एक ही विभाग है कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय क्या होता है ये डॉक्टर किरलाल ने करके बता दिया। आपके अजमेर में आया था मैं, किशनगढ़ में, मैं तो सवाई माधोपुर घूम रहा था, अमरूदों के बाग में, तो वहां डीएपी पड़ा था, तो एक किसान ने कहा से 3 दिन से पिघल ही नहीं रहा, कैसा खाद है? उसकी रिसर्च में लग गया, तो पता करते करते पकड़ा, यहां आके किशनगढ़ में 16 बड़ी कंपनियां नकली खाद बना रही थी, लाखों टन।
पढ़ लिया। पहले तो मैंने अधिकारी भेजे, जाओ ये पक्की सूचना है। अधिकारी ने जाके मेरे को कहा सब कुछ ठीक है। मैंने कहा सब कुछ ठीक है तो मैं जाके देखता हूँ। मैंने आके देखा तो पूरा का पूरा ही कबाड़ा था। जिन 11 अधिकारी को भेजा था उनको सस्पेंड कर दिया, चलो घर जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों की। सब जगह, चाहे उदयपुर हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे सीकर हो, चाहे गंगानगर हो, मैंने बीज, खाद, पेस्टिसाइड के छापे मारे। उन व्यापारियों को पकड़ा जो किसानों को लूटते थे। मैं आपको बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, उन हमारे छापों के कारण, उस कार्यक्रमों के कारण, उस कार्रवाई के कारण देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान एक ऐसा सख्त कानून ला रहे हैं किसानों के हित में कि जो गड़बड़ करेगा, घटिया खाद देगा, बीज देगा, दवा देगा, उसको 10 से 20 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी और 10 साल की सजा उसकी होगी। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसान को छलने की, किसान को ठगने की, किसान के साथ धोखा करने की। यही काम होता है मंत्रियों का। करके बताया ना। आप बटन खोल के खूब को, हमारे इलाके का एमएलए देखो, मंत्री है, सारे पता नहीं है, व्यापारी सारे नहीं, कुछ मुट्ठी भरे जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन वो बाजार से गायब है। उसके बाद नकली खाद नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी सरकार है, हमारे मंत्री भजन लाल जी हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, मैं उसमें मंत्री हूं। आप ज्यादातर सरकारी नौकरी वाले लोग हो, उसमें भी रेलवे के ज्यादा हो। अब रेल में ट्रांसफर कराना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़े नियम कानून। क्या कहते हैं, डी कैटेगरी कौन सी होती है, ग्रुप डी। गोलमा ने बताया मेरे को, ग्रुप डी का ट्रांसफर उसका रिश्तेदार था, ठीक 2 साल से लगा हुआ नहीं हुआ था। कहते तो एक छोटा सा रेल का ये ट्रांसफर कराने चाहिए, मैं तो बन रहा की नीति है भारत सरकार में, चाहे एफसीआई हो, चाहे रेल हो, हर ट्रांसफर में एक पॉलिसी बनी हुई है। तो मैं यही कहूंगा, चाहे राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, चाहे केंद्र के बैठे हैं, चाहे गांव के भाई बहन बेटियां यहां पर हैं, मैं आपका सेवक हूं। सेवकाई में किसी प्रकार की कसर कमर नहीं छोड़ूंगा। यथाशक्ति आपके काम कराने के परिणाम देके मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपका सच्चा सेवक हूं। आपने जो एकता का ये मंत्र फूका है, अजमेर बहुत बड़ा शहर है, यहाँ अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इतने बड़े शहर के कोने कोने से आपने सब भाइयों को इकट्ठा करके जो ये महाकुंभ किया है, उसके लिए अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक गांव में सभा थी, मंत्री जी का, तो महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी। वसुंधरा जी महिला पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो महिलाओं का आकर्षण था, अब भी आकर्षण है। तो धक्का मुक्की महिला में हो रही थी, तो एक महिला ने कहा मर भाभी, तो बगल की निकी मर सौत। तो मेरे को वसुंधरा ने पूछा ये क्या है, मैंने कि इसका गहरा रहस्य मैं अलग से बैठ के बताऊंगा। ये हमारी संस्कृति है, मर सौत, मर भाभी, तेरो कसम खाए। ये कसम बड़ा प्यारा शब्द है। तो जो हमारे गांव के शब्द शिक्षित होने के बाद भी अपने गांव के जो पुराने शब्द हैं जिंदा रहने चाहिए, कहीं अंग्रेजी के चक्कर में गायब नहीं हो जाए। अंग्रेजी तो गुलामियत है, इसलिए अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भक्ति का भाव
अपना प्रेम का भाव, अपना भाईचारा का भाव आपस में बना रहना चाहिए। वैसे तो आजकल मैं गांव में जाता हूं, बहुत ग्रुपबाजी है, हर जगह अलग अलग पार्टी पड़ रही है गांव में, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हमको एक करते हैं, एक जगह बैठाते हैं। हमारे गांव में कन्हैया पद दंगल सुड्डार ये ढांचा भाई गारा ये होते तो चाहे कितनी पार्टी हो पूरा गांव एक हो जाता, तारतम्य भाव से सुनता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मिलजुल कर, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अब इस जमाने में 10-5 साल से लड़कियां बहुत भाग रही हैं। जो हिंदू संस्कृति परंपरा उसके हिसाब से शादी होनी चाहिए या कोर्ट में करें वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी कुछ दिन पहले एक लड़की जो भागी थी, उसको मैंने बरामद करवाया था, एक मुसलमानों का लड़का ले गया, मैंने कलेक्टर को कहा, एसपी को कहा, सारी ट्रेन रोक दी, बरामद करके ले आए। जब लड़की को लाए थाने में तो मैंने माँ बाप को बुलाया तो लड़की कहने लगी चलो हटा दो, मैं तुमको पहचानती ही नहीं, तुम मेरे माँ बाप ही नहीं हो। तो जो संस्कार में मेरी बहन बेटियों जो गिरावट आ रही है बच्चों और बच्चियों की में, उसको संभाल के रखना है, संभाल के। शिवाजी महाराज को उनकी मां जीजाबाई ने जो संस्कार डाला वो सबसे बड़ा सम्राट बना देश का। तो आप वो जीजाबाई हो, आप महाराणा प्रताप को पैदा करने वाली शक्ति हो, रानी लक्ष्मीबाई हो। प्रथम गुरु बहन बेटियां होती हैं अपने बच्चों की। मेरे दर्द है इसलिए गा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बच्चों में बच्चियों में ऐसा संस्कार डालो तो बच्ची मीरा बने, बच्चा राणा प्रताप बने, चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद बने। ऐसे संस्कार नहीं डाले तो सारा लोकम लोप हो जाएगा, हमारा धर्म तबाह हो जाएगा, तो हमारा देश और समाज भी तबाह हो जाएगा। ये मेरी मान्यता है। इसलिए मैं बहन बेटियों से विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि जन्म होने के बाद जो संस्कार बच्चे में जाता है मां डालती है, माता मां डालती है। आपको पता है महाभारत हुआ था, उस महाभारत में जिस ढंग की घटनाएं हुई हर एक में मां का संस्कार बोल रहा था। जैसा मां ने संस्कार दिया बेटा वैसा ही पराक्रमी चरित्रवान आदर्श सिद्धांत वाला बना। अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु पेट में था, जब संस्कार डाले तो ये था, चकाबू कहते हैं ना, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह की कथा मां ने सुनी थी, ऐसा नहीं है। मां जब गर्भवती होती है तो बाहर का वातावरण भी बच्चे तक जाता है, तो घुसने प्रवेश करने का तो चक्रव्यूह सुन लिया मां ने, अभिमन्यु ने सुन लिया गर्भ में, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले उससे पहले जन्म हो गया। तो जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घुसाया गया था, घुसना तो सीख गया लेकिन निकलना नहीं सीखा, वही धराशायी हो गया। इसलिए हर मिनट हर चप्पे पर बच्चों को संस्कार देने का काम करो मेरी बहन बेटियों, ये मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। बेटा बेटी की संस्कार डालने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उससे बड़ी कोई नहीं प्रोफेसर है, ना कोई वैज्ञानिक है। मेरी मां ने मेरे को बचपन में सिखाया, इसलिए वो संस्कार अब तक मौजूद। हमारे टाइम पे तो टीपना चलता था, हम तो एक दूसरे की कॉपी टीपते थे पास होने के लिए, तो टिपर चल गए। उन्होंने घर और गांव को बर्बाद कर डाला, चारों तरफ हमारी छवि खराब कर डाली। इसलिए बुराई छोड़ो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। मेरी सुन लो भाई, ये आपका अपना समाज ही देश में ऐसा है
जहां जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये जो आपको मौका मिला है ना आरक्षण का, देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर आपके समाज का बेटा अपनी देश की सेवा नहीं कर रहा हो। इसका अधिक से अधिक फायदा उठाओ, अधिक से अधिक, और संस्कार ऐसा देके आ जाओ जो कोई भी जाए। एक बार तमिलनाडु में एक व्यक्ति फंस गया जिसके 1,40,000 रुपए मजदूर था। हमारे इधर के लोग, मेरे जहाँ मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, वहाँ के लोग इधर रहते हैं, विभिन्न सर्विसेज में रहते हैं, दूसरे काम करते हैं। उन्होंने मेरे को बुलाया है तो बहुत अच्छा भव्य स्वागत सत्कार किया है। अब आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, बातें सुनेंगे, सुनाएंगे। आज बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का। बजट बहुत सुंदर, अति उत्तम पेश हुआ है। व्यापक राष्ट्र हित में, देश के किसानों के हित में, जवानों के हित में, और उद्योग बढ़े। टैरिफ का कोई असर नहीं आया। ट्रंप टैरिफ से पूर्णतः सुरक्षित रखने वाला बजट पेश किया। एक बात है सर, जब से आपकी सरकार है, अभी जो पेपर थे उसके नकल में काफ़ी पारदर्शिता आई है, एक भी पेपर अभी नकल नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं कि आपको जानकारी है, पिछले राज्य में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। एक पेपर लीक के मामले में तो मैं आरपीएससी के आपके ऑफिस में आ गया था, जहां आप लोग वहां पहुंचे थे, और मैंने जिम्मेदार ठहराया था उसकी गोपनीय शाखा को, आरपीएससी के चेयरमैन को। और उसका परिणाम ये हुआ है कि 63 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षों में और 2 आरपीएससी के मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले राज्य में जितने पेपर लीक हुए हैं उनके अपराधी जेल में जाएं, वो दंडित हों। और अब आपने देखा है जितने भी पेपर अब तक हुए हैं 2 साल में, लीक करने वाले गायब है, पता नहीं कहाँ गए, एक भी पेपर लीक नहीं। सभी समाज बंधुओं तो कांग्रेस तो कहती है इनको सदस्यों को हमने जेल पहुंचाया। कार्यक्रम कांग्रेस को कहने वाले ही जेल जाने लायक है। पीछे कुर्सियां खाली हैं, कृपया